गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। मैटर इन आवर सराउंडिंग से चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन को, कि सब्लिमेशन क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। चेंज इन फिजिकल स्टेट में जैसे आपने बहुत सारे सॉलिड्स देखे होंगे, उनको हीट करने पर सॉलिड्स डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो ये जो प्रोसेस होता है कि किसी सॉलिड्स को, जो कि मैटर है, मैटर की सॉलिड स्टेट है, उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं सब्लिमेशन की। द प्रोसेस ड्यू टू विच a solid directly change into gaseous state on heating without changing first into liquid state। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। जब उसको हीट किया जाता है तो हमारा जो सॉलिड है कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में विदाउट चेंजिंग फर्स्ट इन लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। एंड द गैसियस स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। अगर हम क्या करें, उस गैसियस स्टेट को क्या कर दें, कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो फिर से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, तो सब्लिमेशन क्या होता है, सिंपली किसी सॉलिड्स को अगर हम हीट कर दें तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए। ठीक, और उस गैसेस स्टेट को अगर कूल कर दिया जाए तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला NH4Cl। कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर। ठीक, आयोडीन जो सॉल्ट में होता है, आयोडीन युक्त नमक आपने ऐड देखा होगा। नेफ्थलीन सॉलिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी, और एंथ्रासीन। ये सभी ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हीट करने पर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, और ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और वेपर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सब्लिमेशन में, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में और गैसियस स्टेट में। ठीक, इवेपोरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, BP से नीचे कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैसियस स्टेट इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब स्टूडेंट्स, अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इवेपोराइजेशन कहते हैं। अब बच्चों, इवेपोराइजेशन जो होती है एक सरफेस फिनोमिना होती है। ठीक, इवेपोराइजेशन जो होती है वो क्या होती है, एक सरफेस फिनोमिना होती है। होता क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसा होता क्यों है। जो लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स में जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, सिंपली उसमें कुछ जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, उनकी एनर्जी
बहुत हाई होती है और उनकी एनर्जी हाई होने के कारण जो अट्रैक्शन है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वो उसको ब्रेक कर जाते हैं और मॉलिक्यूल की जो हमारा लिक्विड है उसकी सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसको हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है लिक्विड की सरफेस पर अक्कर होती है। ठीक है, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। ध्यान रखें, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना। ठीक, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, वाटर इन पॉन्ड्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें पानी बहुत सारा पानी कलेक्ट रहता है। ठीक, और वो जो वाटर है वो चेंज होता रहता है वेपर स्टेट में, और जबकि हमारा जो पॉन्ड है उसका पानी जो वाटर है वो बॉयल भी नहीं होता। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो पॉन्ड का वाटर है वो कन्वर्ट होता रहता है किसमें, वेपर स्टेट में। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन वी पुट वेट क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग, जब हम अपने गीले कपड़ों को ड्राई करने के लिए ड्राई करने के लिए धूप में रखते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर होता है वाटर वहाँ से चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वो भी एक वेपराइजेशन का ही प्रोसेस है। जो हमारा वाटर था, वाटर चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो देखा, वेपराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसलिए। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोराइजेशन को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्यों होता है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज द मोड ऑफ बाइंडिंग ऑफ इंटर एटोमिक पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक, या सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है, जो मोड ऑफ बाइंडिंग होता है एटम्स का, जो इंटर एटोमिक जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो बाइंडिंग होती है हर सभी लिक्विड में डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट होती है, जिसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है। अब देखिए, इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है इस बाइंडिंग पर। जो लिक्विड्स में इंटर एटोमिक जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा, तो मॉलिक्यूल इजीली वहाँ लिक्विड से एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, किसी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अगर वीक होगा, क्या होगा, वीक होगा, तो इजीली हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जो इवेपोरेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर कैसी। ठीक, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड का सरफेस एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं केरोसिन और पेट्रोल क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। ठीक, उनकी वेपर बनती है। तो आप क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब लें। ठीक, लाइक एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए इस तरीके से। ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक टेस्ट ट्यूब हो जाएगी, और दूसरा वेसल आप इस तरीके से ले लें। दूसरा वेसल आप इस तरीके से ले लें, और इसमें क्या करें, आप पेट्रोल को ले लीजिए। क्या ले लें, पेट्रोल ले लें। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो वेसल है इसका जो सरफेस एरिया ये होगा,
और इसका जो ये हमारे टेस्ट ट्यूब है इसका सरफेस एरिया ये होगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से जो वेपर हमारे पेट्रोल की निकलेगी या यहाँ से जो जितना भी पेट्रोल इवेपोरेट होगा उसकी जो रेट होगी कम होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे हमारा जो पेट्रोल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो रेट होगी इस बड़े सरफेस एरिया वाले वेसल में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सरफेस एरिया जिस भी वेसल का ज़्यादा होगा तो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहीं से आपने एक रिलेशन ले लिया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और बताते हैं। आप ने देखा होगा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी या फिर सिटी में भी बहुत से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वहाँ पर बारिश के समय जब रेन होती है तो पानी भर जाता है। ठीक, कुछ बड़े गड्ढे होते हैं कुछ छोटे। तो आप देखते हैं छोटे गड्ढों का पानी सूखता नहीं है एकदम, बड़ों का एकदम मतलब ड्राई हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है सरफेस एरिया। ठीक, नेक्स्ट टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों क्या होता है जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो तालाब होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनमें पानी जो है वेपराइजेशन की रेट जो ज़्यादा हो जाती है तो पानी वाटर जो है ज़्यादा इवेपोरेट होने से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो सूखते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। बच्चों अगर नमी होगी तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेपर नहीं बनेगी। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल हमें याद आया, आपने देखा है विंटर में एयर में ये ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, बहुत मॉइस्चर, बहुत नमी होती है, जिसके कारण आपने देखा होगा आपके जो क्लॉथ्स हैं वो विंटर में बहुत ही टाइम लेते हैं ड्राई होने में। ठीक, उसका रीज़न होता है कि एयर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, जो हमारे क्लॉथ में वाटर है उसका वेपोराइजेशन नहीं होता और जो कपड़े हैं वो लेट ड्राई होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर एयर में नमी है तो जो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड। आपने देखा होगा जब विंड चलती है तो आप अपने कपड़ों को वहाँ ड्राई करने के लिए रखते हैं तो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हवा जितनी तेज चलेगी आपके क्लॉथ उतनी जल्दी ड्राई हो जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो देखो कितना अच्छा टॉपिक था ये, हमारी डेली लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपको इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आया होगा। तो अब आप क्या करें, अब आपने क्या करना है, जो विंड की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।